सुलोचना जी के घर में नई नवेली बहू ऋचा आ गई थी। जब उसकी मुंह दिखाई की रस्म हुई, सब लोग बहू की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे और बधाई दे रहे थे। पर वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो नई नई सास बनी सुलोचना जी को अपनी सलाह दे रहे थे। अरे दीदी, आज के जमाने में बहू के साथ रहना कोई आसान बात नहीं है, सुलोचना जी की बहन ने कहा। बहू को छूट मिलते ही वो सिर पे चढ़ जाती है, सुलोचना जी की बहन उन्हें समझा रही थी। उसे लगा मेरी बहन तो गांव की सीधी सादी सी स्त्री है, जबकि उसकी बहू आई है शहर की पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की। पता नहीं गांव के लोगों को शहर से आई हुई बहू ऐसी लगती है जैसे उसमें कोई संस्कार ही ना हो। इसलिए उनके रिश्तेदारों को अपने आप ही सुलोचना जी से हमदर्दी हो गई और शादी में उन्हें सब यही कह रहे थे, अरे सुलोचना, अब तुम थोड़ा संभल कर रहना, शहर की लड़की है, कहीं ऐसा ना हो सिर पर ही चढ़ जाए, इसलिए जितना तुम उसे दबा कर रखोगे उतना ही अच्छा है। उनकी भाभी ने कहा, सुनो, अपने बेटे को अब संभाल कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहू बेटे को लेकर फुर हो जाए और तू हाथ मलती रह जाए। सुलोचना जी भी उन रिश्तेदारों की बातों में आकर कुछ ही दिनों में खुद को बेचारी और बहू को अत्याचारी सोचने लगी। कुछ दिनों बाद बेटा बहू के शहर जाने का भी वक्त आया तो सुलोचना जी अपने बेटे माधव को समझाने लगी, बेटा बहू पर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए और अपनी मनमानी करने लग जाए। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी और समझदार है, वो कोई बच्ची नहीं है जो हाथ से निकल जाएगी। बेटा, बुजुर्ग लोग कहते हैं इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो तो हाथ मलता रह जाए। और पैसे के मामले में भी अभी उसे सब बताने की जरूरत नहीं है, वो अभी नई है, क्या पता कैसी होगी। माधव ने नाराज होकर कहा, क्या माँ, मैंने कितनी बार समझाया है तुम्हें, इन फालतू के लोगों की बातें मत सुना करो। अब तो तेरी शादी हो गई है, अब तो तुझे हम फालतू ही लगेंगे, माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ ठीक है, चलो, कोई नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, कहकर माधव ने बात को वहीं खत्म कर दिया और वो अपनी पत्नी ऋचा के साथ नौकरी के लिए शहर चला गया। मगर उसके जाने के बाद भी सुलोचना जी को चैन नहीं था। रोज वो फोन करके सारे हालचाल तो पूछती रहती, साथ ही अपने बेटे को बहू को काबू में रखने की सलाह भी देती। रीचा पर दूर से ही पूरी नजर रखती थी, वो कब क्या करती है हर चीज के बारे में माधव से पूरी जानकारी लेती। जब कोई बार बार एक ही बात दोहराता रहता है तो उसका असर तो होता ही है। माधव भी धीरे धीरे अपनी माँ की बताई बातों पर अमल करने लगा। माधव अब किसी न किसी बात को लेकर ऋचा को टोक देता तो दोनों की लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर धीरे धीरे दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। अब तो ये रोज की बात थी। एक बार ऋचा ने बिना पूछे अपने रिश्तेदार को डिनर पर बुला दिया। सिर्फ इस बात पर झगड़ा हो गया कि ऋचा ने पूछा क्यों नहीं। फिर तो सुलोचना जी ने भी इसी बात पर राई का पहाड़ ही बना दिया और माधव को बहू के खिलाफ बहुत भड़काया। बेटा भी अपनी माँ की बातों में आ गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि ऋचा परेशान होकर अपने मायके चली गई। जब ये बात माधव ने अपनी माँ को बताई तो उन्होंने बात को और भी बिगाड़ने का ही काम किया। अरे बेटा, वो अपने आप ही आएगी, अगर तू इस समय झुक जाएगा और उसे घर लेकर आएगा तो वो तेरे सिर पर चढ़ जाएगी। तू अगर एक बार झुक गया तो तुझे जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। अपनी माँ की बातों में आकर यहाँ माधव झुकने को तैयार नहीं था तो दूसरी तरफ ऋचा अपने स्वाभिमान की खातिर झुकने को तैयार नहीं थी। वो सोच रही थी आखिर वो क्यों झुके जब उसकी गलती नहीं थी। उस समय सुलोचना जी ने बेटे बहू में सुलह कराने की कोई कोशिश नहीं की। आखिर मामला तलाक तक पहुंच गया और दोनों की सहमति से ही ये शादी तलाक पर जाकर खत्म हुई। आज फिर सुलोचना जी बेचारी की बेचारी बनी हुई थी। रिश्तेदार अभी भी सलाह दे रहे थे, तुम लोग बहू के साथ निभा लेते तो आज परिवार की इज्जत यूं खराब नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।